नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार। कल छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिसका अंदाज लोगों को लग रहा था कि वो ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोगों के अंदाज से परे के हैं, क्योंकि चार छोड़कर सारे के सारे मंत्री मुख्यमंत्री सहित नए हैं। उन्होंने कभी मंत्रिमंडल में काम किया हुआ नहीं है छत्तीसगढ़ के। इसलिए जो विभाग अभी बंटे हैं मंत्रियों को, इसमें से 4 मंत्री जो कि पहले के हैं, उनके तो कामकाज को लेकर, उनके विभागों को लेकर उनके पहले के कार्यकाल से तुलना की जा सकती है। पिछले 5 साल तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन उसके पहले 15 साल बीजेपी की सरकार थी। डॉक्टर रमन सिंह लगातार 15 साल मुख्यमंत्री थे। वो अभी कैबिनेट में नहीं है, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। किसी भी कैबिनेट मंत्री के दर्जे से ऊपर का दर्जा है वो। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से मंत्री, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, इनके सहित कौन कौन से मंत्री क्या क्या काम देखेंगे, इन विभागों की क्या चुनौतियां हैं, पहले इन विभागों को कौन देखते आए हैं। थोड़ी सी मामूली सी बातचीत है, लेकिन आपको सुनने में शायद मजा आए। आज इस बातचीत के लिए हमारे नियमित राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी भी यहाँ मौजूद हैं। अखबार के काम के बीच से हम दोनों निकल कर यहाँ आए हैं। किसी तरह से अखबार का काम हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए। खैर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इन्होंने अपने लिए जो विभाग रखे हैं उनमें है सामान्य प्रशासन, जीएडी कहते हैं जिसको आम बोलचाल में, खनिज साधन माइनिंग कहा जाता है, ऊर्जा जो कि बिजली है मोटे तौर पे, सीएसीबी है उसमें, और जिसमें क्रेडा जैसा जो अपारंपरिक ऊर्जा साधन वाला जो क्रेडा, जो मोटे तौर पे सोलर को ज़्यादा देखता है, वो है। जनसंपर्क है, वाणिज्यिक कर जिसमें आबकारी आता है, आबकारी जो शराब का कारोबार देखता है वो विभाग है इसमें। परिवहन ट्रांसपोर्ट, आरटीओ जिसके अंडर में आते हैं वो विभाग है। इसके अलावा और कोई विभाग अगर छूट गए हों, बाकी मंत्रियों के नाम से न जुड़े हों, तो वो भी अभी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। इनको अगर देखें तो एक चीज़ पहली नज़र में जो मुझको लगती है कि बहुत साल बाद, शुरू के 3 साल जोगी के समय रामचंद्र सिंहदेव वित्त मंत्री रहे, उनके बाद के कुछ साल अमर अग्रवाल वित्त मंत्री रहे, फिर उन्होंने एक बार इस्तीफा दे दिया था, हम उसकी चर्चा कर चुके हैं। उनके इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री, वो खुद ही वित्त मंत्री बने जी। और लगातार हर साल का बजट अपने पूरे कार्यकाल तक उन्होंने पेश किया। भूपेश बघेल जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो जो विभाग रमन सिंह ने रखे थे वो सारे के सारे विभाग उन्होंने रखे, अपने पास रखे। कोई फेरबदल उसमें नहीं किया। जो रमन सिंह के पास चले आ रहा था सारे विभाग भूपेश बघेल ने रखे। उन्होंने भी वित्त मंत्री का काम किया, उन्होंने भी लगातार बजट पेश किए। अब ये नई सरकार आ गई है। इस नई सरकार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्रालय अपने पास नहीं रखा है। उन्होंने एक सबसे नौजवान, एक सबसे इसलिए कह रहा हूं कि श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े शायद उनके भी मुकाबले कम उम्र की हैं, आईएएस की नौकरी छोड़ के जो राजनीति में आए हैं, ओपी चौधरी, जो पिछला विधानसभा चुनाव खरसिया से हार गए थे, इस बार रायगढ़ से वो बहुत बड़ी मार्जिन से जीत कर आए हैं। वो जिनके बारे में अमित शाह ने आम सभा में कहा था यहाँ पर कि आप ओपी को विधायक बनाइए, इसको बड़ा आदमी बनाना मेरा जिम्मा है। ये बड़े आदमी इस पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन में बन गए हैं ओपी चौधरी। उनके पास 2 बड़े बड़े विभाग आए हैं कम से कम। एक है वित्त विभाग, बजट अब वो बनाएंगे, बजट पेश करेंगे। दूसरा आवास और पर्यावरण, जिसको कि टाउन प्लानिंग भी कहते हैं, एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जिसके तहत पूरे स्टेट की टाउन प्लानिंग आती है। औद्योगिक प्रदूषण वगैरह शायद इसी के तहत आता है आवास पर्यावरण में। ये बहुत बड़ा विभाग है, बहुत ताकतवर विभाग है। पिछली सरकार में मोहम्मद अकबर इसको चलाते थे। तो ऐसे 2 अलग अलग विभाग। एक फाइनेंस बहुत बड़ा है जिसमें बजट की तैयारी आज से मेरी उम्मीद है वो चालू कर चुके होंगे। दूसरा
आवास एवं पर्यावरण, ये दो विभाग जो हैं ओपी चौधरी को दिए गए। लेकिन फिलहाल मैं बातचीत की शुरुआत विष्णुदेव साय के विभागों से कर रहा हूं। शशांक, मुख्यमंत्री ने जो विभाग अपने पास रखे हैं, क्या लगता है आपको? जी, ये इसमें से 2-3 विभाग तो नए हैं, जैसे आबकारी और परिवहन। बाकी तो वो पुराने विभाग हैं जो पुराने मुख्यमंत्री रखते आए हैं। अब सामान्य प्रशासन, खनिज, ऊर्जा, जनसंपर्क, ये इनके लिए चूंकि ये अनुभवी भी हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन राज्य का अनुभव पहला है मुख्यमंत्री के रूप में, इनका अब ये है। सामान्य प्रशासन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। सामान्य प्रशासन के अंतर्गत पूरे आईए अफसरों की वो जितनी ऑल इंडिया सर्विस के अफसर रहते हैं उनकी पोस्टिंग, उनके बारे में सारे फैसले, उनके बारे में कोई जांच होना है, नहीं होना है, निलंबित करना है, प्रमोशन, सारे काम जो हैं जीएडी मिनिस्टर के थ्रू होते हैं। इसके अलावा जो बड़ी चीज इसमें है, पीएससी वगैरह भी जीएडी के अंदर है, वो है, और एसीबी ईओडब्ल्यू जो आर्थिक अपराध की जांच होती है, तो वो एसीबी ईओडब्ल्यू भी जीएडी मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। तो कुल मिला के इस बार इनके पास जिम्मेदारी बहुत है और बहुत चुनौती भी नजर आ रही है, क्योंकि अफसरों की कमी बहुत है। ऑल इंडिया सर्विस के अनुभवी अफसरों की, अच्छे अफसर सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चले गए हैं ज़्यादातर। तो मैं ये मुख्यमंत्री के विभाग देख रहा था शशांक जी, मुझको इसमें एक चीज लगती है, इन्होंने जो वित्त को अपने पास नहीं रखा है जी, मैं उसको एक समझदारी का फैसला मानता हूं। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री होता है या होती है जी। मुख्यमंत्री को वित्त विभाग जैसा, जो कि पूरा फुल टाइम मेहनत मांगता है, पूरा साल भर की मेहनत मांगता है, केवल बजट नहीं रहता, दिखने में बजट दिखता है, साल भर फाइलें फाइनेंस की चलती हैं, हर चीज में मंजूरी के लिए फाइल दौड़ती है, फाइनेंस तक। मुझको लगता है इन्होंने ये एक बड़ा समझदारी का काम किया है। जो वित्त विभाग जो है, ओपी चौधरी जैसे नौजवान को, जो कि ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, उनको ये देना, उनको सरकार कैसे काम करती है, ब्यूरोक्रेसी को क्या दिक्कत आती है बजट से, उसको वो बेहतर समझ सकते हैं। शायद उन्हीं के बैच के आसपास के फाइनेंस में एक सेक्रेटरी, एक साल जूनियर हैं उनसे, अंकित आनंद। तो फाइनेंस में ये टीम जो है, ये एक अच्छी टीम है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि विष्णुदेव साय ने अपने आप को फाइनेंस जैसे पोर्टफोलियो से अलग रखा है। मैं इसको समझदारी का एक फैसला मानता हूँ, इस एक चीज को। लेकिन इसके साथ मेरा एक दूसरा और मानना है। आपको ध्यान है, अभी एक मंत्री बनना बाकी है। वो एक मंत्री बनना बाकी है, तो मुझको ऐसा लगता है कि हो सकता है लोकसभा चुनाव तक हर मंत्रियों की जिम्मेदारी को देखते हुए 11 लोकसभा सीटें हैं, 12 मंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, हर लोकसभा सीट की जिम्मेदारी एक मंत्री को दी जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको भी लगता है ऐसा बिल्कुल होगा? इस तरह के प्रभारी मंत्री तो रहते ही थे जी। इसके अलावा मुझको लगता है जिन लोगों को जिम्मा दिया जाएगा, एक मंत्री का पद जो है शायद लोकसभा चुनाव के बाद भरा जाए। मुझको ऐसा लगता है कि ये आबकारी और परिवहन, ये दो बड़े विभाग जो अभी हैं मुख्यमंत्री के पास, जो नया मंत्री बनाने की नौबत आएगी तो शायद इनमें से कोई एक विभाग नए मंत्री को दिया जा सके। किसी मंत्री को देने से दिक्कत ये होगी कि उससे जब लेके दूसरे मंत्री को दिया जाएगा तो उनको दिक्कत हो सकती है। मैं इसी पे आना चाह रहा था। सामान्य प्रशासन विभाग को लेके आपको नहीं लगता कि चुनौतियां पिछले मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा दिख रही है मुख्यमंत्री? मुझको ये लग रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग, एक तो शायद पिछले कुछ सालों में ऑल इंडिया सर्विस के तीनों सर्विस के ऑफिसर्स को जीएडी के अंडर में किया गया। जो फॉरेस्ट के हैं उनको भी, पुलिस के हैं उनको भी, सबको जीएडी के अंडर में किया गया, जो शायद पहले नहीं था ऐसा। ये अभी पिछली सरकार के समय ही किया गया है, ये नहीं, वो उसके और पहले, लेकिन और पहले नहीं था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि तीनों सर्विसेज जो हैं किसी एक व्यक्ति के अंडर में नहीं रहनी चाहिए। तो ये बोझ एक बड़ा है। दूसरी बात यह है कि पिछले 5 साल में जितने अफसर जेल गए हैं, जितने अफसर ईडी के सामने पेशी में पेश हुए हैं, जितने के खिलाफ जांच चल रही है, जितनों को ईडी का और इनकम टैक्स का नोटिस मिला हुआ है, जिनके घरों में छापे पड़े हैं,
ऐसे ऑल इंडिया सर्विस के अफसर इतने ज़्यादा हैं, आईएएस और आईपीएस खासकर, इनको मिलाकर मेरा ऐसा मानना है कि करीब 20 अफसर हैं जो अलग अलग जांच के घेरे में हैं। उनमें से हर किसी का मामला जीएडी मिनिस्टर तक आएगा। ये छोटी दिक्कत की बात नहीं है, इसमें से हर मामला एक तो लीगल कॉम्प्लिकेशन का रहेगा, दूसरा प्रदेश में भाजपा की सरकार है, देश में भी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है। ऐसे में ईडी जो कार्रवाई कर रही है उसको राज्य की सरकार राजनीतिक आधार पर राजनीति कहते हुए खारिज नहीं कर सकेगी। बिल्कुल। तो जो ईडी ने और इनकम टैक्स ने जो पिछले 5 साल में जितने मामले तैयार किए हैं, कई मामले केस में चल रहे हैं। कुछ अफसर ऑल इंडिया सर्विस के आईएएस अफसर जेल में हैं जिनकी जमानत नहीं हो पा रही है। ऐसे बहुत सारे मामले जो हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने सामान्य प्रशासन मंत्री की हैसियत से हर फाइल वहां जाएगी। इनमें से कुछ फाइलें ऐसी भी हो सकती हैं जो मंत्री की हैसियत से वो कैबिनेट के सामने भी पेश करें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये काम बहुत बड़ा रहेगा। आपने जो मुद्दा उठाया है, 5 साल पहले जब भूपेश बघेल की सरकार बनी थी उस वक्त जीएडी इतना जटिल मुद्दा नहीं था। उस वक्त जीएडी इतनी मुसीबत में फंसा हुआ नहीं था। आज जीएडी जो है ये तो गले गले मुसीबत में डूबा हुआ है। लोगों का ये कहना है कि 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे अफसर हैं जिनको बीच में कभी भी ईडी उठा सकती थी। इसका क्या मतलब निकलता है आप खुद ही लगा लीजिए। तो जीएडी जो है चूंकि आईएफएस, आईएएस, आईपीएस इन सारे अफसरों को गवर्न करती है, उनकी तमाम चीज़ों को देखती है, तो मुझको लगता है कि जितने मामले मुकदमे अफसर झेल रहे हैं, जो जेल में हैं, जेल के बाहर हैं, कोई निलंबित होंगे, कोई कुछ होंगे, कई के खिलाफ जांच चल रही है, इनका क्या होगा ये बहुत आसान नहीं है सोचना। तो ये मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा शशांक कह रहे हैं, जीएडी बहुत बड़ा विभाग है, विभाग तो बड़ा है, इस कार्यकाल में ये विभाग चुनौती और बड़ा है, अपने आकार से बड़ी चुनौती है ये। पीएससी का मुद्दा, पीएससी में जो घोटाला हुआ, आपको अगर ध्यान होगा हमारे ही अखबार ने सबसे पहले पीएससी का भ्रष्टाचार उठाया। बीजेपी के 2 लोगों को हमने इसी स्टूडियो में इंटरव्यू किया था। दोनों लोग पार्टी के प्रवक्ता हैं, लगातार बोलने वाले नेता हैं, उनको अलग अलग वक्त पर हमने इंटरव्यू किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि हम ही ने सबसे पहले उस मामले को उठाया था, इसी अखबार ने। पीएससी का मामला है, ये पूरा का पूरा जीएडी के अंडर में आएगा। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। दूसरा ये है कि जितने अफसर आज अलग अलग किस्म के मामलों को लेके, कोई कैट में गए हुए हैं, वन विभाग का जो मुखिया है उसके खिलाफ, उससे वरिष्ठ अफसर जो हैं वो कैट में गए हैं, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में, कि उनको गलत तरीके से बाईपास करके गलत आदमी को मुखिया बनाया गया है। ये अपने आप में कई घंटों के मीटिंग का सामान है कि वन विभाग का मुखिया जो है वही अगर अपात्र है या कुपात्र है तो मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए, क्योंकि काडर कंट्रोलिंग मंत्री वही हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। तो ऐसे अलग अलग पुलिस के कितने लोग हैं जाने, किसी की बर्खास्तगी गई हुई है दिल्ली में, किसी के खिलाफ जांच होना है, कोई कोर्ट से स्टे लेके बैठे हैं, कोई जमानत लेके बैठे हैं, अनगिनत मामले हैं। 5 साल पहले इतना नहीं था। इन 5 सालों में तो ऑल इंडिया सर्विस के अफसर जो हैं वो मामले, मुकदमे, नोटिस, गिरफ्तारी, छापे, इन सब से लद गए हैं। तो ये कहना आपका सही है कि ये एक बड़ा मंत्रालय हो गया है अब अपनी मौजूदा परेशानियों को लेकर। लेकिन इसके अलावा अगर देखें, हम जैसे खनिज की बात करें तो खनिज में मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, एक बड़ी संभावना को राज्य बनने के बाद से आज तक नहीं टटोला गया। वो है देवभोग की हीरा खदानें जो खनिज में आती है, जिसके लिए मुझको याद है कि सत्यनारायण शर्मा जब अविभाजित मध्य प्रदेश के खनिज और आबकारी मंत्री थे, उस वक्त सत्यनारायण जी की अगुवाई में अफसरों की एक टीम ऑस्ट्रेलिया जाके आई थी। हीरों की खुदाई कैसे होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की, उनके काम को देखने के लिए गए थे वो।
इसमें मुझको याद है एक रियो टिंटो नाम की रियो कंपनी, टिंटो था, डीवीएस के बहुत एक डीबीएर्स है। DBS डीबीएर्स के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में हीरों के कारोबार को वो कंपनी इतना बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है कि वो तय करती है कि किस देश से कब कितना हीरा निकालना है ताकि बाजार में हीरे की कीमत ना गिरे। जी और लोगों का ये भी कहना है कि देवभोग की हीरा खदानें जो हैं उनमें लाखों करोड़ रुपया इस राज्य को मिलेगा, ऐसा लोगों का अंदाज है। जी ये इस राज्य के बजट से कई गुना रहेगा, ऐसा लोगों का अंदाज है। लेकिन 15 साल में 20 साल में इसको छुआ क्यों नहीं किसी ने? देखिए, मामला हाई कोर्ट में छोटे से मामलों के कारण वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको आज तक के वेकेट करने सुलझाने की कोशिश नहीं की गई, ईमानदार कोशिश नहीं हुई। मुझको बड़ा अटपटा लगता है कि 23 साल राज्य बने हो गए हैं, इस राज्य की कमाई का जो सबसे बड़ा जरिया हो सकता है देवभोग की हीरा खदानें, उसके बारे में बड़ी बड़ी कंपनियों ने, कहीं अंबानी ने, कहीं किसी ने, कहीं देश के बाहर की कंपनियां, सबने दिलचस्पी ली थी, लेकिन हुआ नहीं है अभी तक। क्यों नहीं हुआ है मैं नहीं जानता। मेरा ये मानना है कि नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने पूरा 5 साल का कार्यकाल है, उनके सामने खनिज में ये एक बड़ी चुनौती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी चुनौती इसलिए भी है क्योंकि राज्य अभी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, 1 लाख करोड़ के आसपास कर्ज है, तो उनको सोर्सेस जुटाने, आय के साधन जुटाने हैं। तो एक संभावना देवभोग खदान एक हो सकता है अगर उसमें रिव्यू करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस दिशा में कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा करना चाहिए। मुझको लगता है इसको किसके लिए छोड़ के जाना। बिल्कुल, जब कोयला निकालने के लिए हम जंगल काट रहे हैं तो हीरा खदान के लिए क्यों नहीं? जी, वैसे ही सबसे बड़ी चीज खनिज में थोड़ी सी चुनौती आपको डीएमएफ को लेकर। हाँ, खनिज में कुछ एक और चुनौतियां हैं। शशांक ने डीएमएफ का कहा, मैं इससे एक कदम और पीछे लौटता हूं। पिछली सरकार के समय खनिज को लेकर जो नीति बदली गई, जिसको लेके कोयले का इतना बड़ा उगाही, कोल लेवी नाम दिया है ईडी ने उसको, जो कोल लेवी नाम का इतना बड़ा केस हुआ, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की वसूली, उगाही का मामला ईडी ने कोर्ट में चलाया है। मैं नहीं जानता सच क्या है। वो खनिज नीति में ही, नीति में भी नहीं, खनिज नियमों में एक मामूली फेरबदल से उस साजिश का रास्ता खुला था। याद है आपको? जिसकी वजह से एक आईएएस जेल में पड़ा हुआ है। अब तो शायद 6-8 महीने हो गए जेल गए हुए, ऐसा ही है। राज्य सरकार को आज, और खासकर मुख्यमंत्री के मातहत ये खनिज विभाग आ रहा है, खनिज में ये भी तय करना पड़ेगा कि पिछली सरकार ने खनिज नियमों में जो फेरबदल किया था और जो डीओ कहते हैं, खनिज खुदाई करने की जो इजाज़त सरकार से मिलती है, जिसको ऑनलाइन से हटा के ऑफलाइन कर दिया गया था कि जब नगद पहुंचाओ उसके बाद ही वो मिलेगा, वरना ऑनलाइन अप्लाई करो ऑनलाइन मिल जाता था। दिलचस्प बात यह है, मुख्यमंत्री का विभाग है इसलिए बतला रहा हूं मैं, खनिज नियमों को ऑनलाइन करने के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। याद है आपको? बिल्कुल। कौन थे अफसर जिनको? अनुराग दीवान थे अफसर। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था कि खनिज प्रक्रिया जो है उसको आपने ऑनलाइन कर दिया। उनको बुला के कहा गया कि इसको ऑफलाइन करो, तो उन्होंने फाइल पे विरोध किया था कि इसको कैसे ऑफलाइन करें, इसके लिए हम राष्ट्रीय पुरस्कार लेके आए हैं, इससे भ्रष्टाचार फिर चालू हो जाएगा। तो उनसे दबाव डालकर वो करवाया गया। मेरा ऐसा ख्याल है ईडी की जांच में ये अच्छी तरह से स्थापित हो गया है और इसी की वजह से एक आईएएस जेल में पड़ा हुआ है। कई माइनिंग ऑफिसर जेल में पड़े हुए हैं, जमानत नहीं हो रही है किसी की। नए मुख्यमंत्री के पास चूंकि खनिज विभाग है, उनको ये भी तय करना पड़ेगा कि प्रदेश का एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार 5 साल जो चलते रहा, न केवल भ्रष्टाचार, जुर्म था वो बहुत बड़ा, गुंडागर्दी थी वो बहुत बड़ी, और जितने संगठित रूप में वो चल रही थी उसको तोड़ा कैसा जाए। मुख्यमंत्री को यह भी सोचना पड़ेगा एक विभागीय मंत्री की हैसियत से कि खनिज विभाग के इस साजिश को, इसको कैसे तोड़ा जाए। जो उगाही का ये एक ढांचा बन गया था, इसको खत्म कैसे किया जाए। बिल्कुल। आपको मालूम है जिस दिन यहाँ रिजल्ट निकल रहे थे 3 तारीख को, उस दिन छत्तीसगढ़ के एक उद्योगपति के परिवार की गोवा में शादी हो रही थी।
जिसमें छत्तीसगढ़ के 80 उद्योगपति इकट्ठे थे। जी जब जैसे जैसे वहां पे आंकड़े जाते रहे कि ये कांग्रेस की सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, जी वैसे वैसे वहां पे उद्योगपति खुशी मना रहे थे। जी वैसे वैसे वहां पे रात भर फिर किस किस्म की पार्टी चल सकती है। गोवा में मैं कहना नहीं चाहता, किसी के परिवार का कार्यक्रम था, जी आप खुद ही अंदाज लगा सकते हैं। बिल्कुल। रात भर पार्टी चली, हाँ, किस लिए चली कि इनमें से तमाम उद्योगपति जो हैं 5 साल की ये कोल लेवी जो थी, जी इस कोल लेवी को लेकर थके हुए थे। वो ईडी के नोटिस पा के थके हुए थे। जी उद्योगपति पहले तो पैसा दे, रिश्वत दे, उसके बाद ईडी में गवाही भी दे, फंस गए थे लोग। जी तो ये मुख्यमंत्री के सामने एक चुनौती है कि किस तरह से खनिज क्षेत्र में जो संगठित भ्रष्टाचार था उसको कैसे काबू किया जाए। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। और इनके विभाग का, और इसके बाद ऊर्जा है। ऊर्जा में बिजली कंपनियां अपने आप में चल रही हैं, कुछ परिवर्तन वगैरह भी हुए थे। एक चीज बताओ लेकिन ऊर्जा में शशांक, जी पिछली सरकार जो है जी 200 यूनिट में आधा माफ कर रही थी बिल। जी इस बार उसने घोषणा की थी कांग्रेस पार्टी ने जी कि 200 यूनिट पूरा माफ कर देगी जी बिल। जी 700 रुपया ऐसा कुछ होना चाहिए जी, मेरे हिसाब जी, से, जी, मोटे 700 तौर रुपया, पर। जी। 700 रुपया महीना छोटा नहीं होता है। जी 49 लाख बिजली ग्राहक हैं प्रदेश में। जी 700 रुपया महीना मिनिमम हर एक का, मेरा भी कम होता था, इनका भी कम होता था। जी 700 नहीं होता था, 350 होता था। इस बार से 700 होता अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो। जी लेकिन लोगों ने उसकी परवाह किए बिना बीजेपी को जिताया। जी अभी छोटी छोटी मांग हो रही है कि सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जी कुछ लोगों ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा से पूछा भी है। जी आपको क्या लगता है कि ये सरकार बिजली का कोई कंसेशन देने के हालत में है कि नहीं है? नहीं, कम से कम जो व्यवस्था है उसको जारी रखने की स्थिति में तो दिख रही है। ऐसा जी कि जो 100 यूनिट की जो माफी चल रही थी, हाँ। क्योंकि जनता ने इतना वोट दिया है तो उसके ऊपर नया बोझ हम ना डालें। जो छूट चल रही थी उतनी जारी रहे। बिल्कुल ऐसा। लेकिन ये मामला ऊर्जा के साथ साथ वित्त से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको कंटिन्यू करेंगे कम से कम लोकसभा चुनाव तक, मुझे ऐसा अंदाज है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, जी। क्योंकि बहुत सारे फैसले हाँ। किसी चुनाव को चुनाव लेकर को होते लेके हैं। बिल्कुल। जैसे मुफ्त का अनाज या बिना पैसे के, जी। मुफ्त शब्द गलत है, जी। सरकार यूज करती है मुफ्त का अनाज, इसलिए मैंने यूज कर लिया। बिना पैसे के अनाज मुफ्त इसलिए नहीं है कि पैसा तो जनता का ही है। जी मुझको एक और चीज लग रही है, जी आबकारी। जी आबकारी को लेके ईडी ने कोर्ट में जो मामला दर्ज किया है वो है 3000 करोड़ रुपए का आबकारी घोटाला। बिल्कुल। मेरी जो जानकारी है वो है राज्य में जो शराब बनाने वाली डिस्टिलरियां हैं 3, जी इन तीनों ने ईडी में लंबे बयान दे दिए हैं। जी दिए। मेरे पास आज 10-12 हजार पेज का कोई एक पीडीएफ आया है। 12,000 पेज का पीडीएफ में क्या खोल के देख सकूं, आया है इसी आबकारी घोटाले के ऊपर। जी कुछ लोग मिल के भी गए, उन्होंने पूरा किस्सा बताया कि कैसे हुआ यह आबकारी घोटाला। जी ये एक संगठित अपराध बन गया है जी शराब का धंधा छत्तीसगढ़ में। जी यानी आप एक चीज देखिए कि विष्णुदेव साय को जितना जीएडी को सुधारना है, जी उतना का उतना उनको खनिज को सुधारना है, हाँ। उतना का उतना उनको आबकारी का भी सुधारना आबकारी है। को लेके फैसले लेने हैं, बहुत सारे फैसले लेने हैं। दूसरा यह है कि नेताओं को और अफसरों को आबकारी से जी 2 नंबर से लेके 10 नंबर तक की कमाई करने की जो लत लग गई है, जी जो रास्ते दिख गए हैं, जी उनको कैसे खत्म किया जाए, ये छोटी चुनौती नहीं रहेगी। बिल्कुल। लोगों को 2 नंबर का पैसा, 10 नंबर का पैसा कमाने की आदत लग जाती है, जी छूटती नहीं है जल्दी वो। जी मुझको लगता है कि ये आबकारी को सुधारना भी नए मुख्यमंत्री का एक बड़ा सरदर्द रहेगा, छोटा नहीं जी। रहेगा। इसके अलावा बड़ा राजस्व इसी से मिलता है, करीब करीब 6,000 करोड़ के आसपास का राजस्व इससे मिलता है। हाँ। तो उसको बिना बदलाव लाए, नहीं, बदलाव लाने का बदलाव की तो जरूरत नहीं है। और जो पिछली सरकार के कार्यकाल का जो मामला है आबकारी घोटाला, जी उसमें तो सरकारी टैक्स की चोरी ही हुई थी। बिल्कुल। तो अगर उसको बंद कर दें, अगर उस भ्रष्टाचार को, संगठित अपराध को बंद कर दें, तो ही हजारों करोड़ बढ़ जाएगी रेवेन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल।
लेकिन शराब, मैं शराबियों के तरफ से बोल रहा हूँ, 5 साल में एक बोतल शराब भी सही रेट पर किसी को नहीं मिली थी। हर शराबी को महंगा शराब खरीदना पड़ता था, ओवर रेट पे मिलती थी। इसी में मैं ये बात अभी पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा सरकार बनने के बाद मैं ये बात लल्लन टॉप के और दूसरे कई इंटरव्यू में कई बार बोल चुका हूँ, चुनाव के बीच भी इस बात को बार बार बोल चुका हूँ, आपने भी देखा होगा कुछ जगहों पर। इसी में से ये हुआ था, पास कई धरसियों सटा हुआ विधानसभा है, वहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक में विधायक की मौजूदगी में, पिछले अनीता शर्मा थी, उनकी मौजूदगी में ये बात उठी थी कि ओवर रेट शराब बिक रही है, उसको उस पर रोक लगाई जाए, लोगों में नाराजगी है। तो बाकायदा प्रस्ताव पारित हुआ और वो ये ज्ञापन भी दिया गया कि कम से कम ओवर रेट बिक रही है, उस पर काबू करें। सत्तारूढ़ पार्टी की धरसीवां की कमेटी ने सरकार को लिख के कहा कि साहब ये ओवर रेट पे बिक रही है सरकारी दुकान से शराब, इसको बंद करवाओ, ओवर रेट बंद करवाओ, ओवर रेट बंद करवाओ। तो ये एक हुआ। अब मैं आता हूं मुख्यमंत्री के अभी तक जो दिख रहे हैं, इसमें से एक आखिरी विभाग पर, यह है परिवहन। परिवहन जो है, जिसमें आप और मैं जाके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये विभाग है। ये इसको अभी मोहम्मद अकबर चलाते थे। इस विभाग के बारे में पूरे देश का सभी लोगों का मानना है कि परले दर्जे का भ्रष्ट रहता है विभाग, ये ऐसा मानना है। बिल्कुल। केंद्र के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो बार बार सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि ये चेक पोस्ट बंद होना चाहिए। चेक पोस्ट है ना, उगाही का चेक पोस्ट, कोई जांच का चेक पोस्ट नहीं रहता। ये बंद होना चाहिए, ये उगाही बंद होना चाहिए। इनमें गाड़ियों को जो रोक के रखा जाता है, ये नेशनल लॉस है। लेकिन भ्रष्टाचार का यह सिलसिला बंद होता नहीं है। हर सरकार में ये चलता है, क्योंकि कई लोग तो ये कहते हैं पार्टी खर्च यहाँ से निकलता है, ऐसे विभागों से, और भी कुछ विभाग होंगे लेकिन पार्टी खर्च यहाँ से निकलता है, ऐसा कहा जाता है। एक इसमें यह है, पूर्व परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने एक बैठक में कहा भी था कि हम चेक पोस्ट को बंद करेंगे चुनाव प्रचार के दौरान। जो ट्रांसपोर्टर हैं उस इलाके में उन्होंने कहा था कि हम सरकार बनते ही चेक पोस्ट बंद करेंगे। हालांकि अभी वो मंत्री नहीं बन पाए हैं, एक जगह खाली है, कोई भी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था, और मुझको पक्का मालूम है कि वो इस बात को सरकार के भीतर उठाएंगे भी, क्योंकि वो जानकार रहे हैं पुराने। उनसे कोई ना भी पूछे तो खुद होके कहेंगे कि ये बंद करना चाहिए, ये भ्रष्टाचार का अड्डा है, ये ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मुझको लगता है कि मुख्यमंत्री जो हैं उनके हाथ भरे हुए हैं। मैं सच कहूँ आपसे, तो जब मैं लिस्ट लेके यहाँ बैठा था शशांक के साथ बात शुरू करते हुए, तो मुझको अंदाज नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री के विभागों में ही मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ रहा हूँ। एक एक विभाग को लेकर कोई नोट्स मेरे पास यहाँ लिखे हुए नहीं है, मैंने विभागों के कोई नोट्स नहीं रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम है विभागों के, कोई नोट्स लेके नहीं रखे। मैंने जुबानी याद है कि क्या क्या घपला होता है, क्या क्या घपला हुआ है 5 साल में, कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है। ये खतरनाक नौबत लग रही है मुझको। मुख्यमंत्री जिन विभागों को देख रहे हैं, इनमें से एक एक विभाग जो है एक फुल टाइम मिनिस्टर के लायक विभाग ऐसा दिख रहा है। अभी यहाँ बातचीत शुरू करने तक मुझको याद नहीं पड़ रहा था, जैसे जैसे बातचीत शुरू हुई वैसे वैसे मुझको ये लग रहा है। इसमें जनसंपर्क एक ऐसा विभाग है जिसमें अभी पिछले 5 साल में मुझको जो पता लगा है, ये बात सच है या नहीं है मुझको नहीं मालूम है, 5 साल पहले शायद 200 करोड़ रुपए के बजट से जनसंपर्क शुरू हुआ था। ठीक है। अभी 5वें साल में आके ये बजट 800 करोड़ पहुंच गया है, ऐसा किसी ने मुझको कहा है, मुझको नहीं मालूम है। पिछली सरकार ने चुनाव के पहले के कुछ महीनों में अखबारों को, जो बड़े 5-6 अखबार थे, उनको 2 पेज 4 पेज इश्तहार रोज जिस तरह से दिया था, जिस तरह से टीवी का हर समाचार बुलेटिन इश्तहारों से पटे रहता था, हम उससे अलग थे, हमको उसमें से कुछ नहीं मिला था। कोई शिकायत भी नहीं है, सरकार की अपनी मर्जी है, जिनको देना था उनको दिया। लेकिन किसी ने मुझको बतलाया है कि 200 करोड़ का बजट बढ़कर 800 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन एक दिलचस्प बात उन्होंने मुझको और बताई, जानकार हैं ये सरकारी कामकाज के, चुनाव के भी,
उन्होंने मुझको ये कहा कि अगर 800 करोड़ खर्च करने के बाद भी, और ये तो घोषित है जनसंपर्क का, दूसरे विभागों का भी खर्च हुआ था, अगर इतना खर्च करने के बाद भी सरकार अगर हार जा रही है तो इस खर्च का क्या मतलब है? क्या ये न्यायोचित है ये खर्च? क्या ये खर्च सचमुच किसी को वोट दिला देता है? क्या ये खर्च सरकार को जिता देता है? या तो जिस तरह से खर्च हुआ वो गलत है, या ये खर्च ही फिजूल है। मुझको नहीं मालूम क्या है, लेकिन मुझको ऐसा पक्का मालूम है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस विभाग की बैठक जब लेंगे, इसका बजट जब देखेंगे, तो वो जानना चाहेंगे कि ये क्यों इतना खर्च बढ़ा, 200 से 800 करोड़ अगर हुआ है तो ये क्यों हुआ है, वो इसको देखना चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार का पैसा जनता का ही पैसा रहता है, उसका बेहतर खर्च हो। उप मुख्यमंत्री हैं अरुण साव, ये हाईकोर्ट में वकील रहे हुए हैं सरकार के, आप लोगों को मालूम ही है। एजी ऑफिस में रहे हुए हैं, ये डिप्टी एजी रहे हुए हैं, सरकार के बड़े वकील होते हैं। इनको अभी मिला है लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विधि और विधायी कार्य। मैंने परसों किसी से कहा था कि विधि और विधायी कार्य जो है अनिवार्य रूप से अरुण साव के पास जाएगा, क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल में शायद वकील वो अकेले हैं। नहीं, वकील ब्रिजमोहन भी हैं, लॉ की डिग्री। लेकिन ब्रिजमोहन प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है। ब्रिजमोहन डिग्री से वकील हैं, यानी वकालत की पढ़ाई किए हुए हैं, लेकिन ये तो प्रैक्टिसिंग लॉयर रहे, इनकी तो रोजी रोटी वकालत रही है। तो मैं मान के चल रहा था विधि विधायी कार्य जो है इन्हीं के पास जाएगा, अरुण साव के पास। लेकिन बाकी विभाग तो सब अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री और पार्टी ने तय किए हैं, तो इनके पास पीडब्ल्यूडी, पीएचई और नगरीय प्रशासन, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वजनदार विभाग हैं। लोक निर्माण विभाग पिछले 5 से ज्यादा साल राजेश मूणत देख रहे थे, रमन सिंह के समय, बीजेपी के कार्यकाल में। और पीएचई रमन सिंह के कार्यकाल में मुझको अगर ठीक याद है तो केदार कश्यप देख रहे थे। अलग अलग मंत्री थे जी। हाँ, अलग अलग मंत्री थे जी। इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग, इसमें अमर अग्रवाल भी मंत्री थे लंबे समय तक जी। अभी पिछली सरकार में शिव डहरिया थे। नगरीय प्रशासन से आपको समझ में न आए तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के जो काम रहते हैं जी, वो इसके तहत आते हैं। बिल्कुल। पीडब्ल्यूडी के तहत जितने निर्माण के बड़े कार्य रहते हैं, पुल, पुलिया, स्टेडियम, सड़क, मैदान, अस्पताल, इमारत, ये सब पीडब्ल्यूडी में आते हैं। पीएचई के तहत पानी का काम आता है, जिसमें जल जीवन मिशन जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका पिछली सरकार ने भट्टा बैठा दिया था। मंत्री थे उसमें रुद्र कुमार गुरु, पूरे विभाग का भट्टा बैठ गया था उसमें, इतना बुरा हाल था। तब जाके भूपेश बघेल को वहां का एक अफसर बदलना पड़ा था और आलोक कटियार नाम के एक आईएफएस अफसर को वहां लाया गया पीएचई में। तो जल जीवन मिशन का उनको डायरेक्टर बना के किसी तरह से मिशन के टारगेट को पूरा करने की कोशिश की गई। ये बहुत बुरा हाल था इसका। आपको ध्यान है, सुनील सोनी हमारे इस स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि देश में सबसे खराब हाल जल जीवन मिशन का छत्तीसगढ़ में। अभी लेकिन शायद ऊपर के 4-5 राज्यों में पहुंच गया है, ऐसा मैं कहीं पढ़ रहा था। तो पीएचई बहुत बड़ी चुनौती है। हर घर नल, ये एक लक्ष्य है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये इसी विभाग के तहत आएगा। जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, कहीं बाईपास बनना है, कहीं कुछ होना है, पुल पुलिया बनना है, इमारतें बननी है, वो इसी में आएगा। स्टेडियम बनने हैं, इसी में आएगा। इसमें एक और समस्या है, वो फैसला लेना है। हाँ। जो उलझा हुआ है वो है स्काई वॉक का। स्काई वॉक है छोटा सा एक स्थानीय मामला है राजधानी रायपुर का, लेकिन शशांक ने याद अच्छा दिलाया। इसमें कितना करीब खर्च हुआ था? 50 करोड़ करीब? नहीं, ज्यादा हुआ था, 75 करोड़ करीब शायद इसमें खर्च हुआ था। राजेश मूणत मिनिस्टर थे पीडब्ल्यूडी के, रायपुर के सबसे ताकतवर मंत्री भी थे वो। उन्होंने खुद ही उस स्काई वॉक के बारे में एक महत्वाकांक्षी योजना बना के उसको बनवाया। वो तकरीबन पूरा होने को था, ढांचा पूरा का पूरा बन गया था, बाकी चीजें उसकी शायद लिफ्ट और एस्केलेटर वगैरह लगने थे कि सरकार बदल गई।
सरकार बदल गई तो भूपेश सरकार ने सत्यनारायण शर्मा, जो कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ एक विधायक थे, वो मंत्री नहीं बन पाए थे वरिष्ठता के चलते, उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, स्काई वॉक की जांच कमेटी। और मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि हमने जब यहाँ पे सत्यनारायण शर्मा को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और विकास उपाध्याय को बुलाया था, तो उन्होंने कहा था स्काई वॉक में भ्रष्टाचार हुआ था टेंडर में और उसकी जांच एसीबी ईडब्ल्यू को दे दी गई है। लेकिन भूपेश सरकार 5 साल में ये तय नहीं कर पाई स्काई वॉक को पूरा किया जाए या तोड़ दिया जाए। अब ये इस सरकार का जिम्मा है, क्योंकि रमन सिंह के कार्यकाल में ही ये महत्वाकांक्षी योजना बनी थी, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि इस सरकार में वो पूरी होगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बाकी सरकार अपना फैसला खुद करे। अरुण साव के विभाग जो है, इसके बारे में आपका और क्या कहना है शशांक? देखिए, इसमें नगरीय प्रशासन में एक और बड़ी चुनौती उनके पास है, वो ये है कि स्मार्ट सिटी तीनों चारों शहर और स्मार्ट सिटी के खर्चों, अनाप शनाप खर्चों को लेकर मामला सब जगह शिकायत है। रायपुर में, बिलासपुर, नया रायपुर, इसको नेता और अफसर पॉकेट मनी मान लिए थे। महंगी गाड़ियां दौड़ रही थी और इसको लेके ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके खुद ये शिकायत केंद्रीय मंत्रियों तक कर चुके हैं भाजपा के लोग कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जांच तो अलग है, और स्मार्ट सिटी के कार्यों को ये प्राथमिकता से देखना इनको ये जिम्मेदारी रहेगी। ये बड़ी पीडब्ल्यूडी में ऐसा ही है कि बड़ी चीज़ ये है कि कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ पाए। आर्थिक स्थिति वैसी थी, जो भी था वो एनएच के ही, नेशनल हाईवे के ही प्रोजेक्ट रहे, बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए। तो अब इस दिशा में उनको देखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये स्थिति है। विधि विधायी में अभी सबसे बड़ी चीज़ है, अभी तक एजी की नियुक्ति नहीं हुई है, जो पूरा वो संभालना है। तो ये शायद अब टीम तैयार कर रहे होंगे, खुद डिप्टी एजी रहेंगे, एक पहले दिन से वकालत कर रहे हैं हाई कोर्ट में, एक चीज को वो खुद समझ रहे हैं। तो ये सारे काम बड़ी बात है, बड़ी बात। यानी एजी जो है वो सरकार की इज्जत को अदालत में कई बार बचाने में कामयाब रहते हैं जी, कई बार डुबा भी देते हैं। तो ये बड़ा मामला है, एजी तय करना। आप ठीक कह रहे हैं। और विभागीय मंत्री अरुण साव जी ही हैं जी। अच्छा, दिक्कत ठीक। इसके बाद 6 महीने के भीतर नगरीय लोकसभा के चुनाव है और उसके बाद नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय के चुनाव है। तो एक तरह से अरुण साव पर बड़ी जिम्मेदारी है। साल भर के 12 महीने के भीतर नगरीय प्रशासन के चुनाव होने, म्युनिसिपल चुनाव, बिल्कुल, तो वो सीधा इनके ऊपर आएगा। और आप एक चीज याद रख रहे हैं जी, पिछले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कौन थे भूपेश सरकार? ताम्रध्वज साहू जी हार गए जी। काम बहुत कराया था अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के पास, सैकड़ों करोड़ का कराया था जी, हार गए। पीएचई मिनिस्टर कौन थे? रुद्र कुमार जी, हार गए। बिल्कुल। नगरीय प्रशासन मंत्री कौन थे? डॉक्टर शिव डहरिया, हार गए। बिल्कुल। यानी 3 ऐसे मंत्रियों के विभाग अरुण साव को मिले हैं जो तीनों के तीनों चुनाव हार गए हैं। विधि विधायी मोहम्मद अकबर के पास था, वो भी हार गए हैं। यानी 4 हारे हुए मंत्रियों के विभाग अरुण साव को मिले हैं। जैसे मुख्यमंत्री के हाथ जो हैं अपराधों से भरे हुए विभागों से भरे हुए हैं, ऐसे ही अरुण साव के पास जो मंत्रालय हैं, इनके सबके मंत्री हार चुके हैं अभी। तो ये आप चुनौती कम समझ के मत चलिए। अरुण साव बहुत काबिल हैं, भाजपा के अध्यक्ष रहे हुए हैं, प्रदेश के वकील रहे हुए हैं। मैंने उनके इंटरव्यू कुछ एक अभी सुने हैं, बड़े सुलझे हुए जवाब देते हैं, वो संतुलित जवाब देते हैं, नपे तुले। उनके कोई जवाब मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए, पार्टी के लिए कोई असुविधा पैदा नहीं करते। लेकिन 4 मंत्रालय उनको ऐसे मिले हैं कि चारों के मंत्री हार चुके हैं। तो बड़ा चुनौती का काम उनको मिला है। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी। इनका नाम बाद में लिखा जाता है, इसलिए हम बाद में ले रहे हैं। मेरे ख्याल से उप मुख्यमंत्री दोनों के दर्जे में कोई ऐसा फर्क नहीं है। पहले शपथ अरुण साव जी लिए थे। वो उसकी वजह मुझको लगती है, इनका नाम ए से शुरू होता है, इनका नाम वी से शुरू होता है। तो इन दोनों के बीच में अरुण साव का नाम पहले, विजय शर्मा का नाम बाद में। विजय शर्मा को गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतने विभाग मिले हैं।
अब इसको समझने की जरूरत है। जो अरुण साव के विभागों के बारे में जो बात मैंने आखिरी में कही, अपन उसको शुरू में ही इनके बारे में कर लें, विजय शर्मा जी के विभागों के बारे में। जी। गृह एवं जेल, ये ताम्रध्वज साहू के पास था विभाग पिछली सरकार में, जी। हार गए वो। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जी। कौन थे मंत्री? रविंद्र चौबे, दोनों मंत्री थे। एक समय पहले टीएस सिंहदेव भी थे, जी। रविंद्र चौबे थे। दोनों के दोनों हार गए। जी। तकनीकी शिक्षा उस मुकाबले छोटा विभाग है, तो मैं उसको ज्यादा महत्व अभी राजनीतिक और चुनावी रूप से नहीं दे रहा हूँ। लेकिन विजय शर्मा को भी 2 बड़े विभाग ऐसे मिले हैं जिनको संभालने वाले 3 मंत्री भूपेश सरकार के हार चुके हैं। जी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के तो पहले भी कई मंत्री मध्य प्रदेश के समय से, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से पंचायत मंत्री हारते आए हैं, बहुत सारे, कुछ लोग जीते भी हैं। जी। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो ऐसा काम करें कि इन विभागों के रहते हुए 5 साल बाद उनको मतदाताओं के बीच दिक्कत ना हो। अभी कवर्धा में जो भीड़ उनके लिए दिखती है, उसके वीडियो जो हैं वो शायद प्रदेश में सबसे अधिक प्रभावशाली वीडियो दिखते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल। क्या लगता है आपको, गृह और जेल? जेल में तो बहुत सारे आईएएस अफसर और डिप्टी कलेक्टर और कई लोग हैं यहाँ पे। जी देखिए, विजय शर्मा उससे आते हैं गृह और जेल। तो मैं आपको बता दूं, गृह जेल के मामले में प्रभावशाली मंत्री शुरुआत में नंद कुमार पटेल थे। थोड़े समय के लिए ब्रिजमोहन अग्रवाल के पास 2 साल करीब डिपार्टमेंट था। हाँ। उसके बाद राम विचार नेताम, नमकी राम कंवर, राम सेवक पैकरा, इन्हीं के पास रहा। पिछली बार ताम्रध्वज साहू के पास। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जो नज़र रखता हूँ तो वो ऐसा लगता है कि गृह मंत्री के रूप में अकेले सफल जो कहा जाए नंद कुमार पटेल रहे, सबसे सफल रहे। दूसरे चीज उसके पीछे वजह ये भी रही कि आईपीएस इस्टेब्लिशमेंट भी दोनों के बीच में तालमेल जोगी जी और उनके बीच में अच्छा रहा। और जोगी जी ने मंत्रालय एक भी नहीं रखा था। प्लस उनके काम में कोई उस तरह के दखल भी नहीं रहते थे, बिल्कुल उस तरह का। लेकिन बाद में तो बाद के मंत्रियों में खास करके ताम्रध्वज साहू और भी ये शिकायतें करते हुए अलग अलग जगह में मिले। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्रालय चलाते हैं कि टीआई तक के तबादले के अधिकार नहीं है। अच्छा, कुछ गलतियां इनकी भी रही हैं कि कभी वो भूमिका में कोई बड़ी घटना में बीरनपुर जैसे घटनाओं में चले जाएं, झांकने भी नहीं गए। तो इस तरह की आपको ध्यान होगा, हमने इसी कैमरे के सामने 10-10 बार कहा कि बीरनपुर की इतनी घटना हो गई, इतनी बड़ी। साहू परिवार का एक नौजवान मारा गया, ईश्वर साहू का बेटा। न गृह मंत्री होने के नाते, न साहू समाज का होने के नाते ताम्रध्वज साहू वहाँ झांकने भी नहीं गए, पैर रखने भी नहीं गए थे। नतीजा सामने है आपके, क्या हुआ चुनाव में। जी। थाने और जेल को लेके अलग अलग तरह की समस्याएं आती है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं विजय शर्मा भी। हाँ। तो उम्मीद है कि ये कुछ बेहतर करेंगे। दूसरा, मुझको लगता है कि भाजपा के मंत्रिमंडल में, भाजपा की सरकार में सत्ता उस तरह से एक हाथ में नहीं रहेगी जैसा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार में रही। बिल्कुल। मुझको लगता है कि सत्ता का पर्याप्त विकेंद्रीकरण रहेगा। मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बोलने की आज़ादी रहेगी, उनकी बात सुनी जाएगी। अपने अपने विभाग के कम से कम तमाम छोटे फैसले वो खुद लेंगे, बड़े फैसले चाहे कैबिनेट में आए। आपको याद होगा कुछ हद तक रमन सिंह भी इसी तरह के थे, इसी मिजाज के थे। शुरुआत के कम से कम 5 साल तो एक ट्रांसफर भी हो जाए कि आपके जिले का कलेक्टर बदल रहा हूँ तो मंत्री को फोन करते थे। तो इतना तो वो है। और कुछ हद तक मिजाज इसी तरह का विष्णुदेव साय का अब तक देखने को मिला है। ये किसी मंत्री पे अनावश्यक दबदबा जमाने जैसा इनका नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो विजय शर्मा के सामने गृह और जेल, गृह के तहत आता है पुलिस। गृह का मतलब घर बनाना नहीं रहता है, जो लोग नहीं समझते हैं ज़्यादा। गृह के तहत पुलिस विभाग आता है, पुलिस, खुफिया पुलिस, सशस्त्र पुलिस, पुलिस प्रशिक्षण, ऐसा सब कुछ आता है। जेल के तहत जेल आता है, आप लोग जानते हैं। तो इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। पिछले 5 साल में बहुत सुधार। पुलिस विभाग वो है जिसका मनोबल पूरी तरह से ऐसा खलबत्ते में अदरक कूटते हैं, ऐसा कूट दिया गया। नक्सल समस्या हमारे यहाँ है ही।
इसलिए और मैं नक्सल से भी बड़ा मनोबल का मनोबल समस्या की बात, मानता हूं। बिल्कुल। पुलिस विभाग का मनोबल, बड़े बड़े आईपीएस अफसर जो हैं वो पानी भर रहे थे 5 साल, जी वो जाने कि उनको कैसे सुहा रहा था ये। लेकिन पुलिस का मनोबल, आईएएस का मनोबल भी, आईएफएस का मनोबल भी पिछले 5 साल में खलबत्ते में, जैसे ठंड के समय अदरक चाय में ज़्यादा डालना हो तो खलबत्ते में कूटते हैं, ऐसा मनोबल कूट डाला गया था। अब देखना है कि वो आईपीएस, राज्य सेवा के पुलिस अधिकारी और नीचे इंस्पेक्टर वगैरह, इन सब का मनोबल ये वापस कैसे लाते हैं विजय शर्मा, ये देखने इस पे छोटी सी बात एक है कि महादेव प्रकरण में हाँ एक आईपीएस का स्टिंग ऑपरेशन सुन रहा था। हाँ। तो उससे काफी कुछ इसकी कार्यप्रणाली, गृह विभाग कैसा चलता था, पुलिस विभाग किस तरह चलता था, हाँ। तो उससे कुछ हद तक मिलता था। तो ये बड़ी चुनौती विजय शर्मा के पास है कि साफ सुथरा करें। इन्हीं के जिले में पदस्थ हैं शायद वो आईपीएस। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना। जी वो वीडियो वगैरह के खासे शौकीन भी हैं, उनके वीडियो दिन में कई आते थे। जी मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री और दुर्ग एसपी के वीडियो उस समय मुकाबला करते थे कि कौन ज्यादा देखे जाएंगे, कौन ज्यादा पोस्ट होंगे। बिल्कुल ऐसा ही था जी। वो अभी वहीं कवर्धा में पोस्टेड भी हैं। बिल्कुल। तो देखना है अब वो वीडियो तो विजय शर्मा ने भी देखा होगा। पंचायत और ग्रामीण विकास के बारे में क्या ख्याल है आपका? पंचायत क्या में तो देखिए चुनौतियां? क्या चुनौतियां, तो बड़ी चुनौती ये है कि इन्होंने फैसला ले लिया 18 लाख आवास का। हाँ वो तो एक करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि बड़ी इनको केंद्र से भी मदद मिल सकती है। अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना और भी दूसरे प्रोजेक्ट में तो विभाग के अफसर अगर चौकन्ना रहे जी, तो हर विभाग केंद्र सरकार से इतना पैसा लेके आ सकते हैं कि राज्य खर्च न कर सके। और पंचायत ग्रामीण विकास में तो सबसे ही ज्यादा पैसा दिल्ली में तैयार धरे रहता है। बिल्कुल। आप अच्छी योजना बना के लेके जाओ, पिछली योजनाओं का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, उपयोगिता प्रमाण पत्र सबमिट करो, नया प्रपोजल सबमिट करो और पैसा लेके आओ। जी जो पंचायत ग्रामीण विकास में जो चतुर अधिकारी थे यहाँ पे, जी, वो सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ वहां से केंद्र से ले आते थे यहाँ। तो ये संभावना बहुत है इसमें, बहुत संभावना है। और जैसा कि भाजपा कहती है डबल इंजन की सरकार है जी, तो दो इंजन की ताकत जो है, देखना है कि ये प्रपोजल कितने पेश कर सकते हैं, वहां से पैसा कितने तेजी से आ सकता है। और जो हम अरुण साव के बारे में चुनौती कह रहे हैं जी, वो चुनौती इनके सामने इनके भी साथ है। भी ठीक, क्योंकि पंचायत चुनाव नगरीय चुनाव के बाद होंगे। नगरीय चुनाव के तकरीबन साथ में पंचायत चुनाव भी होंगे। जी, तो विजय शर्मा के सामने भी एक राजनीतिक चुनावी चुनौती लोकसभा के अलावा भी रहेगी। लोकसभा तो मोदी के नाम पे थोड़ा आसान हो जाएगा, जी, लेकिन म्युनिसिपल और पंचायत के चुनाव तो बिल्कुल राज्य की भावनाओं पे लड़े जाते हैं। और कांग्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई है, पार्टी खारिज हो गई है चुनाव में, लेकिन खत्म नहीं हुई है। तो हो सकता है कि पंचायत के चुनाव जो हैं वो एक बड़ी चुनौती बनकर सामने रहे। हालांकि अभी साल भर का वक्त इनके पास में है। जी। और कोई चीज है पंचायत ग्रामीण विकास के बारे में? पंचायत में देखिए छोटे छोटे कामों के लिए एक स्वेच्छा वो फंड होता था इनके पास। हाँ वो तकरीबन टीएस सिंहदेव के पास रोक दिया गया था। हाँ, पंचायत की मूलभूत राशि, मूलभूत राशि बिल्कुल पंचायत के स्तर पर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक पंचायत तय करता था उसको कि इसका क्या इस्तेमाल करेंगे, मूलभूत की राशि का। उसको राज्य में ही रोक दिया गया। और आपको अगर याद होगा पिछली सरकार के समय सैकड़ों करोड़ रुपए मूलभूत का राज्य सरकार के खजाने में डाल दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, याद है आपको? सैकड़ों करोड़ रुपए। फिर बाद में हंगामा हुआ तो उसको शायद वापस किया गया। कुछ ऐसा था, हुआ था। जी हुआ था। अब इसमें आते तकनीकी शिक्षा। हाँ, तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इस तरह की चीजें इसमें आती हैं तकनीकी शिक्षा। उससे पहले थे उमेश पटेल मंत्री। हाँ, कोई बहुत ज्यादा सफल नहीं रहे, जबकि खुद इंजीनियर रहे। और प्रचारित तो जितने भी सरकारी कॉलेज हैं वहाँ रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है, रेगुलर प्रिंसिपल नहीं है जी। और कुछ हद तक रोजगार और इसका विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति भी रही। कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं रही। कुल मिला के विजय शर्मा के लिए यहाँ काफ़ी कुछ गुंजाइश है, कुछ काफ़ी काम करना है। मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है, तकनीकी शिक्षा के मातहत ही
टेक्निकल यूनिवर्सिटी भी आएगी, जी बिल्कुल आती है। जो विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनी है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भिलाई में जो है जी वो शायद इसी के तहत आएगी। जी मैं सुनता हूं कि वहां का कामकाज भी चल नहीं पा रहा है ठीक से, जी ऐसा ही सुन रहा हूं मैं। हाँ। तो वो एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर कहाँ पे किस स्तर पर गड़बड़ है वो विजय शर्मा के देखने की बात और रहेगी। और इसमें रोजगार को लेके अभी 2 किस्म के आंकड़े चल रहे थे। भूपेश सरकार कहती थी कि 0.5% बेरोजगारी रह गई है, 0.6% बेरोजगारी रह गई है राज्य में। अभी जो नए आंकड़े आए हैं इस सरकार के आने के बाद वो कहते हैं कि 26% बेरोजगारी है, ऐसा कुछ कहते हैं जी। तो इतना बड़ा गैप है, तो बेरोजगारी की हालत क्या है यहाँ पर? जी उस पर कुछ अलग अलग राय है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन देर सवेर इस दिशा में काम करने की जरूरत पड़ेगी। जो बेरोजगारी भत्ता वगैरह जो है जी वो इसी के तहत आएगा। जी बिल्कुल। सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बंद करने की घोषणा नहीं की है। और खासकर पीएससी वगैरह के मामले में बेरोजगारों की जो हालत है जी। तो मुझको नहीं लगता है कि ये सरकार बेरोजगारी भत्ते को एकदम बंद कर सकेगी जी। लेकिन रोजगार के मोर्चे पर काम करने की अपार संभावना है। मैंने कल परसों अपने एडिटोरियल में लिखा है, जिसका पूरा खुलासा यहाँ जरूरी नहीं है, आपकी दिलचस्पी तो आप पढ़ सकते हैं। हम इसके इंट्रो में यूट्यूब पे उसके लिंक को डाल देंगे एडिटोरियल के, कि कैसे कैसे हिंदुस्तान में नए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। इस सरकार के लोगों की दिलचस्पी हो तो उसको भी पढ़कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री इतने ही के विभागों की अभी चर्चा कर पाए हैं। बाकी मंत्रियों के विभागों की चर्चा हम अगली किस्त में करेंगे, मैं और शशांक, क्योंकि जाके अभी अखबार का काम भी देखना है नीचे। हम आपसे फिर मिलेंगे। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, इसका लिंक भी दोस्तों को भेज सकते हैं। आपको लगता है कि किसी के जनरल नॉलेज के काम आएगा, किसी को राजनीतिक दिलचस्पी का रहेगा तो आप भेज सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोस्त आपको ये शिकायत नहीं करेंगे कि ये क्या भेज दिया है। और हाँ, चलते चलते एक बात और, कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू के शौकीन हैं, गुटखा के शौकीन हैं, उसको छोड़ दीजिए। कैंसर इनसे 4 कदम पीछे ही चलता है, पीछा करते हुए आता है और दबोच लेता है। तो इसको छोड़ दीजिए, अपने पूरे परिवार पर एक मेहरबानी कीजिए। फिर मिलते हैं।